पॉलिटी सीरीज का ये पार्ट 25 होगा और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्री के अंदर पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में रखे गए हैं और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनको डाला गया। डीपीएसपी। अब ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल। अब नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब होता है, पहले एक और चीज समझ लो। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है वे जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का क्या मतलब हो गया कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कोई वायलेशन हो रहा है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस बात को संज्ञान में लेगा, चाहे वो स्टेट ने आपके जो फंडामेंटल राइट वायलेट किए हो या किसी प्राइवेट पर्सन ने। लेकिन अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर वायलेट होती है, मतलब सरकार उनको लागू नहीं कर रही, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो और ये हवाला नहीं दे सकते हो कि देखो साहब फंडामेंट ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये आर्टिकल आता है और सरकार जो है, जैसे राइट टू वर्क जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है आर्टिकल 41 के अंदर, और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसको पूरी तरह से देश में लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे कोई नहीं जा सकता है कि भाई देखो जो है ये भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू नहीं कर रही, तो इसको आप संज्ञान में लो। तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में नहीं बोलेगा भाई ये तो नॉन जस्टिसिएबल है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं खेल सकते हो। तो ये तो पॉलिटिकल बिल है, ये तो सरकारों की डिमांड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जैसा राइट टू वर्क है, तो राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दे रखा है। तो फिर उसके बाद में मनरेगा आया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इसके अंदर क्या है कि 100 दिन का आपको एक साल के अंदर काम दिया जाएगा एक फैमिली से एक बंदे को। ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये क्या है, अगर ये सरकार ये एक्ट नहीं लाती तो ऐसा कोई थोड़ी है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, ऐसा दलील देते हैं कि देखो राइट टू वर्क हमारा एक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, तो आप इसको जो है इंप्लीमेंट करवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट तक ना हम नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो इसको लेकर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे है, ये नॉन जस्टिसिएबल। गैर, अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कहाँ से लिए गए बता सकता है कोई? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल। देखिए एक आर्टिकल है 39 के अंदर एक क्लॉज है, उसके अंदर मतलब उसमें क्लॉज बनी हुई है, ए बी सी सब क्लॉज बनी हुई है। ठीक है, तो पहली जो क्लॉज है कि टू सिक्योर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एक तो मतलब सारे नहीं बता रहा मैं ऐसी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज बी नंबर की, सी नंबर की प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। ठीक है, और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और फिर ऐसी दे रखी है। तो उसमें एक क्लॉज दे रखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। मतलब क्या हो गया, अगर एक उसी काम को एक औरत कर रही है, उसी काम को एक फीमेल कर रहा है। अगर मान लो कोई काम है, इस काम को एक फीमेल कर रही है और इसी काम को एक मेल कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि फीमेल को कम पैसे दिए जाएंगे और मेल को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, दोनों को बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल पे। तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है कि जैसे मैंने कहा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आती है, और ये नॉन जस्टिसेबल है, आप सुप्रीम कोर्ट में इनको नहीं खींच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 23 और 24 फंडामेंटल राइट है। इक्वल पे आर्टिकल 39 के क्लॉज के अंदर आता है, बस ये याद रखो। इक्वलिटी बिफोर द लॉ फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक की फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो उसने यही पूछा है कि कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसमें से हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, इक्वल पे फॉर, एक समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is included in the directive principle of the state policy? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? ठीक है, हिंदी वाली इधर देख सकते हैं, इंग्लिश वाली इधर देख सकते हैं। भाई इंग्लिश देखो, इंग्लिश थोड़ी मुश्किल पड़ती है, हिंदी थोड़ी आसान पड़ती है। तो हिंदी को समझकर हिंदी जानने वाले नॉर्थ इंडिया को मोस्ट ऑफ तो सभी हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, तो हिंदी तो आराम के साथ समझ जाते हो। मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ यहाँ पर, इंग्लिश में थोड़ी मुश्किल होती है। चलो ठीक है, पहला पढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो अब देखिए, फंडामेंटल राइट भी अगर आपको पता है ना, आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर देखे हैं, तो मैं मतलब आपको याद हो जाएंगे। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 के अंदर ही आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 39 के अंदर आता है, और आर्टिकल 39 जो आता है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन, ये जो है आर्टिकल 20 है फंडामेंटल राइट का। तो इसमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इसमें जो है ये इक्वल पे वाला जो है, ये डायरेक्टिव मतलब डी ऑप्शन जो है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू रेमेडी, मैं लिख देता हूँ बस, रेमेडीज, रेमेडीज नहीं है, रेमेडीज है ये। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट इशू कर सकता है ये तो ये जो है उसमें मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, मैंने बताना शुरू कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मतलब ऐसा अंदर से एकदम भुगा नहीं जाता है एकदम बता दो क्या कहा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत? तो पहले समझ लेते हैं कि भाई दूसरे आर्टिकल भी देख लेते हैं, इससे याद हो जाएंगे। तो ये पता लगा ये फंडामेंटल राइट है, ये अंडर आर्टिकल फंडामेंटल राइट, ये तो नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 नहीं है, खत्म करो। आर्टिकल 40 क्या कहता है, पहले समझ लो। देखो पहले समझ लो आर्टिकल क्या क्या कह रहा है। मैं 2-3 आर्टिकल आपको बता देता हूँ, उसके बाद समझ लो। आर्टिकल 40 बता देता हूँ, 41 बता देता हूँ। तो आर्टिकल पहले 40 देख लेते हैं कि आर्टिकल 40 क्या कहता है। देखिए, एक गांधीयन प्रिंसिपल है, तो गांधी प्रिंसिपल कहते हैं कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, पंचायत टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत का मतलब आपने देखा होगा कि इसको बाद में बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर विलेज पंचायत बनी हुई है, जैसे प्रधान होते हैं विलेज पंचायत, और उसके इलेक्शन भी होते हैं, तीनों लेवल पर बनी हुई है। तो ये कहाँ क्यों बनी हुई है, क्योंकि आर्टिकल 40 ने बोला है, आर्टिकल 40 जो है गांधीयन प्रिंसिपल में आता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, भैया आप विलेज पंचायत जो है ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, और इनको एंडो देम विद सफिशिएंट पावर, इनको पावर भी दो कि वो सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट की तरह काम कर सके। आप समझ गए। तो आर्टिकल 40 कहता है, आर्टिकल 30 बता दिया, आर्टिकल 40 जरा 48 के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई आर्टिकल जो 48 क्या कह रहा है। देखिए, ये जरूरी है कि आप आर्टिकल मतलब थोड़ा तो पता हो, सारे तो ना हो लेकिन थोड़ा तो पता होना चाहिए कि भाई आपको। देखिए, आर्टिकल ये कहता है कि भाई आप जो खेती करते हो ना, खेती करते एनिमल हस्बेंड्री करते हो, तो इसको मॉडर्न लाइन पकड़ो, मॉडर्न साइंटिफिक लाइन। मतलब आप अब क्या है, अब खेती एग्रीकल्चर हो रही है, क्या करते हैं, एआई यूज करो, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो, सैटेलाइट को यूज करो, बहुत सारी चीजों को यूज करो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए उसकी। और जो आप जानवर पालते हो उसके अंदर एआई लगा दो, जिससे बीमारी आए पता लग जाएगी भाई, अच्छा भाई ये वाली बीमारी फैलने वाली है। तो यही आर्टिकल 40 कहता है कि भाई आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हो वो मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पर करो। ठीक है, तो इसको मैं आर्टिकल को यहाँ पर लिख देता हूँ। ये लिखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, या ऐसे लिखो, और ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, ये याद रखना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो आर्टिकल 40 का पता लग गया। अब आंसर तो इसका बी है, बी आंसर इसका अनुच्छेद 40 है, मैंने आंसर तो पता लग गया। आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल जगह नहीं बची है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 51 कहता है कि हमको जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, प्रमोट, PROMOT, प्रमोट
इंटरनेशनल, बस मैं INT लिख दिया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब आप समझ गए ना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा इंटरनेशनल पीस को भी प्रमोट करता है, तो इसका आंसर जो है डी है भैया, ये लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने इसका हिंदी में इसको मतलब हिंदी में इसका टीपू सुल्तान नहीं बना था मैं, क्योंकि ये बहुत नाक मध्यम कर रहा था यार, ये इसको बनाना बहुत मुश्किल था। जरा देख लेते हैं, जिसको मैंने अभी आपको पार्ट पहले वाले उसमें बताया था शुरू में, जिसको ये पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका आंसर दे देगा। यू आर्टिकल 44 के अंदर, और आर्टिकल 44 किसके अंदर आता है, DPSP SP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। जिसको ये पता है वो आराम के साथ इस क्वेश्चन को एक झटके में कर सकता है। सी का यूनिफॉर्म सिविल कोड देखो, सी का तीसरा ये रहा पहला, ये आंसर आंख नीच लगा दो, पहला वाला, समझ गए। और कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब वैसे मैंने आपको बता दिया, हिंट से बता दिया। आर्टिकल 40 पीछे बताया, आर्टिकल 40 किससे कहता है, आर्टिकल 51 भी बता दिया मैंने। आर्टिकल 51 कहता है कि राइट टू वर्क, मैंने शुरू में बताया था, वो मतेगा वाला राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क जो है वो, राइट टू वर्क जो है वो हमारे DPSP में दिया हुआ है। और ये जो है 40 मैंने था कि ऑर्गेनाइजर विलेज पंचायत, जो आज के हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बने गए वो आर्टिकल 14 पे ही बने हुए, जो DPSP के अंदर दे रखा था। आर्टिकल 48 के अंदर मैंने भैया खेती करो, एनिमल ऐसे जानवर ऐसे पालो जो मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पर हो। ऐसे मत करो कि मतलब अब तुम लोग जानवर खेती कर रहे हैं रात दिन उसी में, भाई ऐसा थोड़ी होती है खेती। आज की खेती नहीं होती। अगर आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, अमीर होना है, तो भैया आपको आज साइंटिफिक लाइन पे उतरना पड़ेगा, कैसे खेती होती है समझना पड़ेगा। एंड हमारे देखो भारत देश के अंदर सच बताऊं तो खेती बहुत, मतलब यहाँ पर अगर एक काम हो जाए ना, देखो भारत सरकार मतलब 3-4 चीजों में काम होना चाहिए भारत के अंदर। एक तो अंधाधुंध, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर। ये जिस दिन एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट ऐसा हो गया ना, तो मतलब समझ रहे हो ना, ये जो अपोजिशन पार्टी करती रहती है बेरोजगारी, ये तो भाई कभी भी बेरोजगारी तो हो ही नहीं सकती। इंडिया के अंदर इतना एग्रीकल्चर लैंड है, आप समझ गए हो, इतना एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों को खेती करनी आती नहीं है। उल्टे सीधे खाद डालते हैं, कुछ भी अपनी खेती को खुद ही खराब कर रहे हैं। तो इनको एक तो एग्रीकल्चर नहीं करनी आती, और एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो खुद किसान है कि कुछ बेचेंगे कौड़ी के भाव बिकता है। आप समझ रहे हो, इतना उसमें सामान डालो, इतना उसको कौड़ी के भाव बिकता है। क्यों, क्योंकि जहाँ बेचने जाते हैं वो दलाल बैठे रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, खरीदते नहीं ज्यादा पैसे में मंडी में। तो ये बहुत दिक्कत है ये। लेकिन दिक्कत क्या है कि जनता प्रॉब्लम करती है। अभी सरकार रिफॉर्म करने के लिए लाई थी, लोगों ने एकदम पंजाब, और ये पंजाब के लोगों ने दुनिया भर का बवाल कर दिया है। भैया वो ठीक था, ठीक है। अब अपोजिशन पार्टी कर रही थी हम ये लाएंगे MSP एक सॉल्यूशन नहीं है पूरी तरह से। आप इतने बड़े देश की MSP, इतने पैसे थोड़ी है सरकार के पास, सरकार तो कुछ दूसरों से भीख में टैक्स में पैसा मांगती है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि MSP बढ़ा दो, फलाना कर दो। इससे क्या होता है, पॉलिसी खराब होती है, जमीन खराब होती है। आपको पढ़ना चाहिए MSP के बारे में, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या बता रहा था, हाँ इसका आंसर आ गया, तो आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं सर यही बता रहा था कि आर्टिकल 44 राइट टू वर्क, हाँ ये बता दिया मैंने, सब बता दिया इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी नहीं हिंदी करा था, बहुत दिक्कत आ रही थी इसको। देखिए आर्टिकल 51 के बारे में, 50 के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 50 कहता है, ये DPSP के अंदर आता है कि भाई यहाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दो। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा गलत है, ये बिल्कुल बात सही है। आर्टिकल 46, मैंने सारी चीजों के बारे में तो नहीं बोला। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में, ये भी बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया है आपको। ये वाला नहीं बताया था। आर्टिकल 46 के बारे में बताता हूँ। देखिए आर्टिकल 46 से कहता है कि भाई ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इनका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आपको प्रमोट करना चाहिए। मतलब जैसे SC को ले लेते हैं, शेड्यूल या ST ST, तो इन लोगों को जो है भाई इनको पढ़ाई की बहुत जरूरत है। मान लो आप ट्राइबल हो, ST में कम्युनिटी में आते हो, और आप जो है माइनर, मतलब कोई अपने फॉरेस्ट से कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर ऐसी दवाई बनाना चाहते हो जो कैंसर को किल कर दे, लेकिन तभी तो बनाओगे ना जब आपको यार पढ़ो, आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, लेकिन उसको और भी हो सकता है उसमें इंप्रूवमेंट करके उसको और बढ़िया बना दो, कि पूरे वर्ल्ड में उसका पेटेंट करा लो, पूरे वर्ल्ड में वो दवाई मिले। लेकिन ये कब हो सकता है, जब आप भैया इन लोगों को पढ़ाओ। ठीक है, तो आर्टिकल यही कहता है भैया इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट जो है सरकार को इनके ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके इंटरेस्ट को आगे प्रमोट करना चाहिए। तो आर्टिकल 43 गलत है ये। देखिए आर्टिकल 43 जो है ये जो है एक्चुअली आर्टिकल 40 देखिए ये प्रमोशन ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये आर्टिकल 43B है ये। तो आर्टिकल 43 है, 43A नहीं है। 43A ये नहीं कहता है कि भैया आप ये करो। आर्टिकल 43 तो कुछ और बोलता है। आर्टिकल
43 ये बोलता है कि भैया जो वर्कर होते हैं, उन जो हमारी फैक्ट्री आ जाए उसके मैनेजमेंट में इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर, तो ये होना चाहिए उनका। ये 43 नहीं है, तो यही वाला स्टेटमेंट जो है इसका सी जो है, इसमें पूछा था कौन सा डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो सी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली टू प्रमोशन ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 43 ए नहीं है, ये 43 बी है। मैंने आर्टिकल भी आपको बता दिया, तो ये याद हो जाने चाहिए आपको। एक क्वेश्चन देखते हैं जरूर, ये वाला आर्टिकल 39। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 39 जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसको लाया गया था, और ये बताता है कि भैया देखिए जो गरीब लोग होते हैं ना यार, उनके साथ कुछ को मार दे पीट दे, दुनिया भर के साथ उनके बहुत होते हैं, कोर्ट कचहरी तो जा नहीं सकते। आपने कभी सिब्बल जो है देखा उनकी फीस कितनी तगड़ी, इतने बड़े बड़े लोग कैसे फीस देंगे यार, इन खाने के लिए पैसे नहीं होते, कहाँ से देंगे फीस। तो क्या करते हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार को इक्वल जस्टिस प्रमोट करने के लिए करना चाहिए, इनको फ्री लीगल एड देनी चाहिए। आर्टिकल 39 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर इसको ऐड किया गया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसने बोला कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 के ऊपर भाई हमने बताया, आर्टिकल 40 विलेज जो विलेज पंचायत होती है उसको ऑर्गेनाइज करना, ये बिल्कुल भी ठीक बात है। यहाँ पर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, बिल्कुल सही बात है हिंदी वाले। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल सही बात है, बहुत चर्चा में था, आपको कंडक्ट जाना चाहिए, बहुत ज्यादा चांसेस है उत्तराखंड पीसीएस के लिए। तो बस यार उत्तराखंड पीसीएस का तो मैंने नाम गलत ले लिया, इसका तो ये पीसीएस का नाम नहीं लेना चाहिए, ये तो बहुत बेकार है, एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराता, बेकार, इसको तो धर्मशाला को बंद कर देना चाहिए। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी, नहीं आर्टिकल 50 बोलता है ये बात, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 बोलता है, आर्टिकल 48 नहीं बोलता। आर्टिकल 48 तो आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 ये कहता है कि भैया एक काम करो, जो एग्रीकल्चर कर रहे हो ना, एनिमल जो पाल रहे हो भी साइंटिफिक लाइन पर पालो आप। ठीक है, खेती करो एकदम एआई लगा कर बढ़िया साइंटिफिक मॉडर्न लाइन पर। तो ये बात, ये आर्टिकल 48 ये कहता है। तो इसमें ये पूछ रहा कौन सा विधान गलत है, तो भैया ये डी वाला गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए इसका तो मैंने कर दिया था, ये तो खैर काबू में आ गया था, मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती इन सारी चीजों को करने। अब पढ़ते हैं यहाँ पर भैया, ये वैसे मैं क्वेश्चन का आंसर शुरू में बता चुका हूँ, फिर भी समझ लो। पूछना असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि पेपर डिफिकल्ट बनाना, असर्शन रीजनिंग डालो। ठीक है, तो पहले सुन लो। देखिए महात्मा, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 14 ये लिखने की जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 41 ये कहता है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, मतलब नॉन जस्टिसेबल, आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। तो सरकार 2005 में जो है, सरकार 2005 में एक एक्ट लाती है जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें जो है ये प्रावधान है कि भाई एक परिवार में एक बंदे को कैसा भी पढ़ा लिखा हो, कैसा भी अनस्किल्ड वर्क दिया जाएगा, फावड़ा चलाने का काम का हो गया। ठीक है, फावड़ा चलाने का काम हो गया, ये ऐसा काम दिया जाएगा, और कितने एक साल में 100 दिन का इतना काम दिया जाएगा, मिनिमम जो है 100 दिन का काम दिया जाएगा एक साल में। तो पहला बड़ा स्टेटमेंट, मनरेगा इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट वन मेंबर, कम से कम एक मेंबर को इलिजिबल फॉर मिनिमम, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज इन्यूमरेटेड इन द पार्ट 3, जैसे मैंने कहा आर्टिकल 41 में ये है, और आर्टिकल 41 किसका पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का, और स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आती है, पार्ट 4 के अंदर। आंसर ये गलत है, रीजन इसका गलत है, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है। कौन सा रीजन कहाँ गया भाई, रीजन ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो सी आंसर हो गया, आप समझ गए। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर फिर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो चीजों की। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीजें बता दूं और पिछले साल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूं। मैं जल्द ही 2-3 सीरीज लाने वाला हूँ, और ज्योग्राफी की होगी, बहुत सारी सीरीज लाने वाला हूँ, बस इसको जल्दी से खत्म करके हो सकता है इसके पैरेलल भी मैं चलाऊं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।